तो बच्चों प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने आपको हमने जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जहां तक ये जो टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इस चैप्टर में अभी तक जो बातें हमने डिस्कस की हैं उसमें आपको बताया था इंसान की पॉपुलेशन क्योंकि बढ़ रही है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को डिमांड को खाना चाहिए, फूड चाहिए, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज और खाने की ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी होंगी जिससे हमारा फूड प्रोडक्शन ज्यादा बेहतर हो जाए। तो उसके लिए हमने आपको बताया था हम एनिमल्स पे भी और प्लांट्स पे दोनों पर डिपेंडेंट हैं। एनिमल्स पे जब हम डिपेंडेंट हैं तो जाहिर है एनिमल्स से बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए हमने आपको बताया था एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जब जानवरों को पाला जाता है, एनिमल्स को पाला जाता है दूध के लिए, फ्लैश के लिए, एग्स के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए, हनी के लिए, तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। उसमें उसके रिगार्डिंग मैंने आप बच्चों को डेयरी फार्मिंग, उसके पोल्ट्री फार्मिंग, एपीकल्चर, पिसिकल्चर, ये सारी बातें हो चुकी हैं। देन उसके बाद बच्चों हम आपको बता रहे थे अबाउट द हाउ टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। आपको मालूम है हमारे पास जो कल्टीवेशन के जो लैंड है, जो खेती बाड़ी के लिए जो एग्रीकल्चर की जो लैंड है, वो धीरे धीरे वो लैंड कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है वो श्रिंक हो रही है। क्यों? बहुत सारी लैंड जो है हाउसिंग सोसाइटी में बिल्डर्स उसको खरीद रहे हैं, किसानों की जमीन, और उसके बाद वहां पे बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप की जा रही हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लैंड है, कल्टीवेशन का लैंड, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन जरा सोचें, लैंड कम हो रही है, कल्टीवेशन वाली लैंड कम हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब जाहिर है पॉपुलेशन बढ़ रही है, आज तकरीबन 140 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की है। अब इस बढ़ती हुई आबादी, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो आबादी थी वो आज बढ़ चुकी है। तो इस बढ़ती हुई आबादी को पूरा करने के लिए, खाने की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे। अब क्या हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो क्रॉप्स हम उगाते थे पहले, अब क्योंकि लैंड कम हो गई है तो हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे, कम लैंड में हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिल पाए, प्रोडक्टिविटी ज्यादा बेहतर हो जाए। उसके लिए कुछ मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने आप बच्चों को कुछ बातें बताई थी। बेटा मैंने आपसे कहा था, एक बताया था क्या, क्रॉप वैरायटी, क्या क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। दूसरा बताया था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और तीसरा बताया था क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर मैंने आप बच्चों को एक बात बताई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, सब्ज इनकलाब, क्या होता है बच्चों? माही, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन का मैंने आपको बताया था, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कंट्री में जो किसान थे, जो कल्टीवेशन था, जो खेती बाड़ी की जो स्टेटस था, वो बहुत खराब था। हमारी कंट्री में जितनी प्रोडक्टिविटी होती थी, जितना अनाज उगाया जाता था, वो हमारी कंट्री के लोगों के लिए पूरा नहीं पड़ता था। हम उसको इंपोर्ट करते थे दूसरे कंट्री से। गेहूं है, बाजरा है, चावल है और चीजें हैं, हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री के अंदर किसान जो हैं उनको अवेयर कराया गया और उन्होंने अच्छी क्वालिटी के हाई यील्डिंग वैरायटीज के सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो सरप्लस हो गया। सरप्लस मतलब इतना बढ़ गया कि हमारी डिमांड को भी पूरा कर पाया और एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा होने की वजह से हम एक्सपोर्ट करने लगे। जो पहले इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम एक्सपोर्ट करने के सिचुएशन में आ गए। तो इसलिए इतना ज्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट हुआ, इंक्रीज हो गया। इस ट्रिमेंडस इंक्रीज को नाम दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन। उसकी एक मेन वजह थी हाई यील्डिंग वैरायटीज, हाई यील्डिंग HYV, जो सीड्स थे, अच्छी क्वालिटी के सीड्स, अच्छी वैरायटी के सीड्स का इस्तेमाल। बच्चों
आपको मालूम है जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज, आजकल किसान अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें एक ऐसी वैरायटीज, चने की, बाजरा की, सब्जियों की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, ऐसी वैरायटीज को डेवलप करना पड़ेगा, कर रहे हैं, जो इधर देखो, जो जिसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी अच्छी हो। नंबर 2, जिनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। मतलब जहां पर पहले किसान जो हैं 1 हेक्टेयर लैंड में 300 क्विंटल 200 क्विंटल अनाज ग्रो कर पाते थे, अब वो 700 क्विंटल तक पहुंच गया, यानी प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई। नंबर 2, क्वालिटी अच्छी है। नंबर 3, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स हैं, ये ना एनवायरनमेंट के स्ट्रेस को झेलने के ज्यादा अच्छे से काबिल होते हैं, ज्यादा अच्छे से झेल सकते हैं। क्या मतलब? अचानक बारिश हो गई, ज्यादा तेज गर्मी पड़ गई, एक वर्ड जानते हो, पाला पड़ जाना, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से क्या होता है, पौधों के अंदर जो वेन्स होती हैं, जो पत्तियों में जाइलम की सप्लाई होती है, वहां पे बर्फ जम जाती है। बर्फ जमने की वजह से जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे काले काले स्पॉट बनने लगते हैं और वो पत्तियां खराब हो जाती हैं, गल जाती हैं। तो कभी कभार बर्फ पड़ने से, फॉग के पड़ने से, कभी कभार ज्यादा गर्मी पड़ने से, अचानक बारिश होने से जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी क्रॉप्स खराब हो जाती हैं। लेकिन ये वाली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की वैरायटीज हैं, ये उन स्ट्रेस को ज्यादा अच्छे से झेल सकते हैं, इसलिए भी जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों, आपको मालूम है पौधों को ना, पौधे कौन से पौधे कब ग्रो करेंगे वो कई चीजों पे डिपेंड करते हैं। देखो सर, एक तो होता है फोटो पीरियड समझते हो? ये बताओ, आजकल विंटर्स में बाजार में मैंगो, लीची, फालसा, ये सारी चीजें अवेलेबल क्यों नहीं? आजकल बाजार में मैंगो क्यों नहीं आ रहा, लीची क्यों नहीं आ रही है, फालसा क्यों नहीं आ रहा, जामुन क्यों नहीं आ रही है? सीजन में क्या चीज, सीजन में क्या चीज, वो कौन सी कंडीशन है? समर्स में क्या बेटे? टेम्परेचर का कोई फैक्टर ही नहीं है, रेन का भी कोई फैक्टर नहीं है। बेटा, आपको मालूम है आजकल विंटर्स में रातें लंबी होती हैं, दिन छोटा होता है। गर्मियों में दिन लंबा होता है, रात छोटी होती है। इसका मतलब प्लांट्स को ना सूटेबल ड्यूरेशन की लाइट चाहिए। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा लंबी ड्यूरेशन तक, कई घंटे तक लंबी लाइट चाहिए की जरूरत होती है, ज्यादा ड्यूरेशन की लाइट चाहिए फूल लाने के लिए, फ्लावर्स लाने के लिए। ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं कौन से? उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स। जो मैंगो, लीची का मैंने एग्जांपल दिया, वो कैसे कौन से प्लांट है? जिन प्लांट्स में आजकल फूल और फल आ रहा है, वो प्लांट कहलाते हैं कौन से प्लांट्स? शॉर्ट डे प्लांट्स। देखिए, गाजर आजकल आ रही है, समर्स में आती है गाजर? नहीं आती, समर्स में नहीं आती। जून जुलाई में गाजर नहीं आती, क्योंकि जो कैरेट है, रेडिश है, वो कौन सा प्लांट है? शॉर्ट डे प्लांट। कैबेज, गोभी जानते हो? गोभी जो कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ये आजकल आ रही है, मई जून में नहीं आती, तो क्योंकि ये शॉर्ट डे प्लांट है। ऐसा देखें, सारे बच्चे ध्यान दो। ककड़ी जानते हैं? ककड़ी है, खीरा है, इसके अलावा जितनी भी क्रॉप्स आपको समर्स में मिलती हैं, गर्मियों के पीरियड में मिलती हैं, वो प्लांट कौन से होते हैं? लॉन्ग डे। इसका मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए, इसलिए ड्यूरेशन ऑफ लाइट को एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं बेटा? फोटो पीरियड। फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब ड्यूरेशन। हर पौधे को, हर प्लांट को फूल लाने के लिए, फल डेवलप करने के लिए एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन की लाइट चाहिए, उसको कहते हैं फोटो पीरियड। तो उन प्लांट्स को सूटेबल वो लाइट का ड्यूरेशन मिलेगा या नहीं? जैसे एक बात बताइए, आपके घर में एक मैंगो का ट्री लगा हुआ है, आपके घर में गार्डन में एक मैंगो का ट्री लगा हुआ है, तो वो जो मैंगो का ट्री है आजकल भी होगा, क्या वो मर जाएगा सब उसमें विंटर्स में? वो मैंगो का ट्री रहेगा, उसमें पत्तियां भी रहेंगी, लेकिन उसमें फ्रूट्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ रहे फ्रूट्स? क्योंकि वो लॉन्ग डे प्लांट है, उसको ड्यूरेशन ऑफ लाइट नहीं मिल रही। तो इस एतबार से कुछ सब्जियां, कुछ फल सब्जियां आपको विंटर्स में आते हैं, कुछ समर्स में आते हैं। इधर देखें,
तो इस एतबार से जो क्रॉप्स होती हैं जो किसान उगाते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा। एक होती है खरीफ क्रॉप्स और एक होती है रबी क्रॉप्स। बेटा ये वाली क्रॉप जो होती है ना खरीफ क्रॉप, ये समर्स में, ये गर्मियों के पीरियड में उगाई जाती हैं, जिसके अंदर जिसका पीरियड तकरीबन जून से लेकर अक्टूबर तक, जून से लेकर अक्टूबर के बीच में जो सब्जियां उगाई जाती हैं, किसान उसको जो उगाते हैं समर्स में और बारिश के सीजनों में जो क्रॉप उगाई जाती है वो कौन सी क्रॉप्स होती है? खरीफ क्रॉप, जिसका ड्यूरेशन जून से अक्टूबर है। और आजकल ठंड में जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं, ग्रो कराई जाती हैं, वो रबी क्रॉप्स होती हैं जिसका ड्यूरेशन तकरीबन नवंबर से लेकर अप्रैल तक, नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में होता है। इसके अंदर देखो, अभी मैंने गाजर का एग्जांपल दिया था, रेडिश का एग्जांपल दिया था, कैबेज का एग्जांपल दिया था, कॉलीफ्लावर का एग्जांपल दिया था, वो बाजरा खाते हैं ना, बार्ले, सब किसमें आते हैं? रबी क्रॉप्स में। तो कुछ प्लांट्स खरीफ क्रॉप्स हैं और कुछ रबी क्रॉप्स होती हैं। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के अंदर मैंने आप बच्चों को ये बताया था, सबसे पहले इन ऑर्डर टू हैव द बेटर वैरायटी, अगर हम चाहते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा हो तो हमें सबसे पहली नीड जो है वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स इस्तेमाल करें। अगर मैं किसान हूं, सबसे पहले अगर मैं चाहता हूं मुझे फायदा हो, मुझे मेरी फसल अच्छी हो, तो मुझे अच्छी क्वालिटी के बीज, अच्छी क्वालिटी के सीड्स मुझे खेतों में डालने पड़ेंगे। जब सीड अच्छे होंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा बेहतर होगी और मुझे ये भी देखना पड़ेगा कौन से सीड डालने। अगर कोई लॉन्ग डे प्लांट है और मैं चाह रहा हूं उसमें विंटर में मुझे फ्लावरिंग हो तो नहीं हो, अगर आपने सीड डाल भी दिया वो जर्मिनेट नहीं करेगा, अगर जर्मिनेट करेगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसलिए किसानों को पता होता है, किसान जानते हैं, पेशेंट्स को पता होता है, किसानों को पता होता है कौन से प्लांट को कितनी धूप चाहिए। और इरिगेशन पैटर्न, कितना पानी, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा पानी चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कम पानी चाहिए। जैसे आपको मालूम है धान की जो फसल होती है राइस, उसको ज्यादा पानी चाहिए, कुछ के लिए कम पानी की चाहिए। गन्ना होता है, गन्ना है और दूसरी है, हर एक प्लांट को अलग अलग पानी की जरूरत होती है। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि कौन से अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं और उनको कैसी मिट्टी की जरूरत होती है। आपको मालूम है नेचर ऑफ सॉइल, ये बताइए, इलायची जानते हैं, कार्डमम, क्या दिल्ली में उगाई जा सकती है? यूपी में, दिल्ली में नहीं। क्लाइमेटिक कंडीशन, जिस तरह की मिट्टी इसको चाहिए, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो आलू के लिए बहुत अच्छी है, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो चाय की फसल के लिए बड़ी अच्छी होती है, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो कॉफी के लिए अच्छी होती है, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो अनानास, जो पाइनएप्पल होता है उसकी ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, कुछ मिट्टी ऐसी होती है पान होता है, बीटल वाइन, उसके लिए अच्छी होती है। तो हर फसल के लिए एक सूटेबल क्या चाहिए? सॉइल, सूटेबल लाइट चाहिए, सूटेबल सॉइल की जरूरत होती है, तभी वो प्लांट ग्रो कर पाएगा। मेरे बच्चों को समझ आ रही है बात? उसके बाद आता है क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। बेटा क्रॉप प्रोडक्शन, हमने अच्छी क्वालिटी का सीड लगा लिया खेत में, मैंने अच्छी क्वालिटी का सीड तो लगा लिया, अब मुझे प्रोडक्शन बेहतर करना है। ऐसा देखो, प्रोडक्शन बेहतर करने के लिए एक होते हैं एग्रोकेमिकल्स का मतलब वो केमिकल्स जिसके डालकर मैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाऊंगा। इसमें दो चीजें जाननी है आपको। इधर देखो, सबसे पहले एक वर्ड सुना होगा आपने, फर्टिलाइजर से भी पहले आपको एक चीज जाननी है, पौधों का ना न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। पौधों को न्यूट्रिएंट, जैसे आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स होते हैं, आपकी जिस्म को न्यूट्रिएंट की जरूरत है, आपकी मेरी बॉडी को इसी तरह से पौधों को भी न्यूट्रिएंट चाहिए। इधर देखो, न्यूट्रिएंट पौधों को कितनी मिकदार में चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, उसके बेसिस पर इन न्यूट्रिएंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और वो जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। जी बोलिए। ये सारे जो हैं ये कैसे हैं? मैक्रो। और माइक्रो जो कम मात्रा में चाहिए
उसमें जिंक आता है, आयरन आता है, मोलिब्डेनम आता है, बोरॉन आता है, सोडियम आता है, फ्लोराइड आता है, क्लोराइड आता है, मैग्नीज आता है। ये सारे के सारे माइक्रो में आते हैं। ये कम मिकदार में, ये ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, इनको कहते हैं माइक्रो। जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो मैक्रो। तो मेरे बच्चों, ये सारे न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए आपको मिट्टी में खाद डालनी पड़ती है। जिसको अब ये खाद भी दो टाइप की होती है, एक होते हैं फर्टिलाइजर्स, एक होती है मैन्योर्स। फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है वो केमिकल्स जो मिट्टी में, वो केमिकल जो मिट्टी में डाले जाते हैं मिट्टी की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो केमिकल डाले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर्स। बात समझ आ रही है क्या? कौन सा ये? मॉलिब्डेनम एक एलिमेंट होता है बेटे, मॉलिब्डेनम एलिमेंट। ये जिंक है, आयरन है, मॉलिब्डेनम है, बोरॉन है, सोडियम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, मैग्नीज है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैं बात कर रहा था फर्टिलाइजर। बेटा फर्टिलाइजर्स उन केमिकल्स को कहते हैं जो हम मिट्टी में डालते हैं। किस चीज के लिए? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, सॉइल की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए, सॉइल की बढ़ने की प्रॉपर्टी को, उसको ज्यादा फर्टाइल बनाने के लिए जो केमिकल्स डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स। लेकिन मेरे बच्चों, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे सराउंडिंग के लिए, हमारे माहौल के लिए, हमारी नदियों के लिए हार्मफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं। कई बार ये पानी में, नदियों, उसमें पानी में जब सिंचाई होती है इरिगेशन के टाइम पर, उसमें वो पानी में मिक्स होकर नदी में पहुंच जाते हैं। और जब नदी में पहुंचते हैं तो नदी में जाकर वो गंदा करते हैं, नदियों को गंदा करते हैं। तो इस एतबार से हम, एक वर्ड आपने सुना होगा मेरे बच्चों, जो नेचुरल होता है उसका नाम होता है क्या? मैन्योर। मैन्योर में 3 एग्जांपल हो सकते हैं। मैन्योर किस तरह से बनाई जाती है? ऑर्गेनिक, इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता, ये नेचुरल होते हैं। देखो, एक होता है बेटा और एक होता है, देखो ये मैन्योर 3 टाइप की होती है। एक होती है कंपोस्ट, एक होती है वर्मी कंपोस्ट और एक मैन्योर। कंपोस्ट क्या है बच्चों? जो नेचुरल खाद होती है। देखिए आपके किचन के अंदर, जो आपके किचन के अंदर आपकी अम्मी घर में इस्तेमाल करती हैं, वेजिटेबल पील होती हैं, छिलके होते हैं, फ्रूट्स के कवर छिलके होते हैं, आपके घर का पेपर होता है, कार्डबोर्ड होता है, बहुत सारी चीजें, और इसके अलावा एनिमल का जो काउ डंग होता है, ये सारी चीजें मिलकर इसको हम गड्ढे में दबा देते हैं। जब ये सड़ जाता है, सड़ने के बाद तो वो बन जाता है क्या? कंपोस्ट। तो नेचुरल बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जिसमें पेपर भी होता है, किचन वेस्ट होता है, छिलके हैं, बहुत सारे एनिमल, डेड एनिमल, उनको सबको एक गड्ढे में जब दबा देते हैं तो वो कहलाता है कंपोस्ट। बात समझ आई? कंपोस्ट खाद का नाम है जो नेचुरल तरीके से बनाई जाती है। लेकिन इससे बेहतर होती है कौन सी? वर्मी कंपोस्ट में इधर देखो, इसके अंदर अर्थवॉर्म, जिसको केचुए जानते हैं, अर्थवॉर्म, यानी जब खाद बनाने के लिए उसमें अर्थवॉर्म डाल दिए जाते हैं। मैंने एक गड्ढा किया, उसके अंदर बहुत सारी पत्तियां, डेड लीव्स, किचन वेस्ट और काउ डंग, ये सारी चीजें डाल के उसमें बहुत सारे अर्थवॉर्म डाल दिए। अर्थवॉर्म डालने के बाद उस गड्ढे को बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, अर्थवॉर्म के डालने से ये कंपोस्ट बनने का प्रोसेस तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और अर्थवॉर्म, इधर देखिए, अर्थवॉर्म के अंदर, अर्थवॉर्म एक और क्या करते हैं, अर्थवॉर्म के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है, जो उनका वेस्ट निकलता है, उसको कहते हैं बेटा क्या? क्या कहते हैं उसको? वर्मी कास्टिंग। अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटा होता है, अर्थवॉर्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको वर्मी कास्टिंग कहते हैं। वो वर्मी कास्टिंग में नाइट्रोजन होता है। इधर देखो, नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन जो इसमें होगा, जो खाद के साथ मिल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? वर्मी कंपोस्ट। यानी इन दोनों के अंदर नाइट्रोजन की मिकदार, नाइट्रोजन की क्वांटिटी किसमें ज्यादा होगी? वर्मी कंपोस्ट। देखिए, जो फर्टिलाइजर्स किसान इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर फर्टिलाइजर ये वाले बहुत फेमस होते हैं। कौन से? एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ये 3 न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो
खाद बनाने में आपके किचन का जो वेस्ट होता है, जो छिलके होते हैं, एनिमल का डंग होता है, काउ डंग होता है, उसको उसके साथ अर्थवॉर्म डाल देते हैं। अर्थवॉर्म के अंदर उसमें नाइट्रोजन बढ़ा देता है, तो उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। जो केंचुओं से खाद बनती है उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये भी आप खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद होता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर मालूम है किसी को? सन हेम का नाम सुना? कुछ ऐसी ग्रासेस होती हैं, कुछ ऐसी ग्रासेस होती हैं, किसान क्या करते हैं, पहले एक ग्रास लगा दी खेतों में, थोड़ी सी ग्रास जब बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद उसके ऊपर ट्रैक्टर चला देते हैं, क्रश कर देते हैं, और क्रश करने के बाद वो जो टूटी हुई घास होती है उसको मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मिलने के बाद वो सड़ जाती है, और सड़ने के बाद वो ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो सॉइल ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। वो ग्रास को जब मिला के सड़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ग्रीन मैन्योर। तो इस तरह से ये नेचुरल तरीके से ये होता है बच्चों। तो क्रॉप प्रोडक्शन बेहतर बनाने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन बेहतर बनाने के लिए एक तो हमें करना होता है अच्छी खाद डालनी होती है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग समझते हो? ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब बेटे, हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिस है जिसमें कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल आप ना करें। ना पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, ना कीटनाशक दवाइयां डाल रहे हैं, ना आप उसके अंदर कोई केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। बगैर केमिकल के अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। लेकिन आमतौर पे जो किसान हैं उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल मैंने आपको बता दिया कौन से केमिकल जरूरी हैं। वो केमिकल फर्टिलाइजर्स होती हैं, उसके अंदर मीन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। बात समझ आ रही है? अगर आप घर में पौधे उगा रहे हैं, इधर देखिए, आपने घर में व्हाइट कलर के गुलाब, बहुत सारे घर में पौधे लगा रखे हैं, और आप चाहते हैं उसमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स आए, वो अच्छे से ग्रो करे, वो पौधा अच्छे से ग्रो करे, तो उसमें भी आपको खाद डालनी पड़ती है। उसमें अगर आप केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते तो आप भी घर में कंपोस्ट बना सकते हैं। मिट्टी में किचन वेस्ट दबाकर कंपोस्ट बना दीजिए, और कंपोस्ट बनाने के बाद थोड़े टाइम में खाद उसके अंदर ऐड करते रहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में व्हाइट कलर के फूल हैं और उसमें आप चाहते हैं वो फास्फोरस आ जाए, तो आपको मालूम है केले का जो छिलका होता है, जो केले का छिलका होता है, बनाना पील में बहुत सारा फास्फोरस होता है। तो केले के छिलकों को सुखा लो, सुखाकर उसको क्रश कर लो, मिक्सी में उसका पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद आप उसमें डाल दीजिए पौधों के अंदर, तो वो उसमें बहुत सारा फास्फोरस होता है। तो ये नेचुरल तरीके से आप कर सकते हैं। बहरहाल क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट समझ आ गया, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट समझ आ गया। अब एक और चीज बच्चों, इसके अलावा एक और चीज बताऊं, आपने एक वर्ड सुना है मिक्स क्रॉपिंग? यस सर। मिक्स क्रॉपिंग का क्या मतलब है? सर अलग-अलग एक ही लैंड के ऊपर, एक ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर अलग अलग क्रॉप्स। एक जगह मैंने उसमें सरसों लगा रखी है, एक जगह उसमें बाजरा लगा रखा है, एक जगह गन्ना लगा रखा है, एक जगह कुछ और, एक जगह मैंने रेडिश लगा रखी है, एक जगह गाजर लगा रखी है। एक ही फील्ड के अंदर कई सारी क्रॉप्स को लगाने को क्या कहते हैं? मिक्स क्रॉपिंग। इसका कोई फायदा क्या? एक तो प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और दूसरा, और एक खास न्यूट्रिएंट मिट्टी में खत्म नहीं होंगे। मिट्टी के अंदर एक अगर आपने एक ही क्रॉप पूरे लैंड के ऊपर 5 हेक्टेयर लैंड है, उस पर सेम फसल को लगाया हुआ है, तो मुमकिन है उससे नुकसान क्या होता है? एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे, और अगर मान लो कीड़ा लग गया उसमें, तो वो कीड़ा पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसको बता। अच्छा, एक वर्ड्स बताएं बेटा। एक होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? एक ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिस, एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिससे सराउंडिंग को, हमारे माहौल को, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, हमारी आने वाली नस्लों को नुकसान ना पहुंचे। अगर मैं केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहा हूं, केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहा हूं, और मुझे मालूम है ये चीजें नदियों में जा रही हैं, ये रिवर्स में जा रही हैं, और नदियां गंदी हो रही हैं, तो अल्टीमेटली वो हमारी आपको भी और आपकी आने वाली नस्लों को भी नुकसान पहुंचाएंगी। एक वर्ड सुना है आपने, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? नहीं सुना? मैं आपको एक चीज बताता हूं, शायद आप बच्चों को पता हो। एक पेस्ट का मतलब क्या होता है?
पेस्ट का मतलब, पेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा एजेंट जो हमारी क्रॉप को नुकसान हो जाए, वो पेस्ट है। ये चूहे भी हो सकते हैं, ये कीड़े भी हो सकते हैं, ये वीड भी हो सकती हैं। कोई भी एक ऐसी एजेंसी, कोई भी एक ऐसा एजेंट जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाए, वो क्या कहलाएगा? पेस्ट। और वो पेस्ट को मारने के लिए जो दवाइयां, जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड। वो पेस्टिसाइड कहलाते हैं। बच्चों, बहुत सारी पेस्टिसाइड किसान इस्तेमाल करते हैं। कीटनाशक दवा, एक नाम सुना होगा मेलाथियोन, मेलाथियोन पाउडर आता है, वो भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारी पेस्टिसाइड होती है। आपने देखा होगा, आपकी जब ईद के टाइम पर, फेस्टिवल के टाइम में, रमजानों में नालियां साफ होती हैं, उसके अंदर एक व्हाइट पाउडर डाला जाता है। व्हाइट पाउडर जो एमसीडी की गाड़ियां आती हैं, वो नालियों के पास व्हाइट कलर का पाउडर डालती हैं, वो पाउडर मेलाथियोन पाउडर होता है। वो भी एक टाइप का क्या है? पेस्टिसाइड है। और इसके अलावा देखें, एक होता है, एक केमिकल है जिसका नाम है कौन सा? DDT। एक होता है BHC। ये केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल होता था पहले खेतों में, लेकिन इसके इस्तेमाल पे बैन लग गया। अब इसके इस्तेमाल पे बैन है। अब ये किसान यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? देखिए हुआ क्या, देखिए हुआ क्या, सपोज करो ये एग्रीकल्चर लैंड है, यहां पर DDT का इस्तेमाल किया किसानों ने। बहुत अच्छी पेस्टिसाइड होती है, इसका इस्तेमाल किया, जब इरिगेशन हुआ तो पानी में घुल गया है। ये DDT पानी में घुल गया, पानी में घुलने के बाद ये पहुंच गया नदी के अंदर। नदी में जाने के बाद हुआ क्या, छोटे छोटे एल्गी होते हैं पानी के अंदर, उसको क्या कहते हैं? क्या? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो कहते हैं प्लांट्स, छोटे छोटे एल्गी जो पानी के सरफेस पर होते हैं, उन्होंने इस DDT को इस्तेमाल कर लिया। इस फाइटोप्लैंक्टन को खा लिया किसने? किसने? जू प्लैंक्टन ने खा लिया। जब जू प्लैंक्टन को फिर खाया किसने? स्मॉल फिश, छोटी मछलियों ने। छोटी मछलियों को खा लिया बड़ी मछलियों ने। बड़ी मछलियों को खा लिया पेलिकन बर्ड्स। ये एक व्हाइट कलर की बर्ड होती है, सारस की तरह, जो मछलियां खाती हैं नदियों में, उन्होंने खा लिया। अब हुआ क्या, सपोज करो इसके अंदर DDT का जो लेवल था ना, मान लो था 0.2 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसकी लेवल मान लो 0.2 ppm, यहां पर आके हो गया 0.7 ppm, यहां पर हो गया 0.9 ppm, इसके अंदर हो गया 1.7 ppm, और यहां पर हो गया 2.6 ppm। यानी ये किसका कंसंट्रेशन बता रहा हूं, किसका लेवल है? ये DDT, ये हार्मफुल केमिकल जो था, ये फूड चेन में एंटर हो गया, और उसका अमाउंट आने वाले ट्रॉफिक लेवल पर क्या होता जा रहा है? बढ़ता है। तो इसके बढ़ने को एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जब कोई हार्मफुल केमिकल किसी फूड चेन में एंटर हो जाए और उसका कंसंट्रेशन आने वाले लेवल पर बढ़ता जाए, तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो आप ये बताइए, इस फूड चेन में सबसे ज्यादा मिकदार DDT की किसमें हुई? पेलिकन बर्ड में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पाया गया। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से इन बर्ड्स ने जो अंडे दिए, देखो इधर, इन बर्ड्स के जो अंडे थे उसमें DDT का लेवल इतना ज्यादा हो गया कि उनके अंडों के शेल के अंदर DDT इकट्ठा होने की वजह से उनके अंडों का शेल कमजोर हो गया, और अंडे का शेल हैच करने से पहले टूटने लगे। इन बर्ड्स के अंडे हैच करने से पहले टूटने लगे, तो इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन घट गई और इतनी कम हो गई, इसको एंडेंजर्ड लिस्ट में डाल दिया गया। नहीं समझ आ रही बात? तो इसकी देखते हुए जब इतनी कम हो गई इसकी, तो इस पे बैन लगा दिया गया। तो जब कोई हार्मफुल केमिकल किसी फूड चेन में एंटर हो जाए, उसका अमाउंट बढ़ता जाए, इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो DDT और ऐसे केमिकल जब इस्तेमाल होते हैं किसी खेतों में, तो वो अल्टीमेटली वो फूड चेन में एंटर हो जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचता है? जो सबसे ऊपर होते हैं। और ज्यादातर फूड चेन अर्थ पे जो है, उसमें स्टॉपर कौन आता है? हम इंसान। इधर देखो, मान लो तुम नदी के किनारे रहते हो, तुम नदी के किनारे रहते हो, रोजाना पेलिकन बर्ड को पकड़ के खा रहे हो,
आप रोजाना पेलिकन बर्ड को पकड़ के नदी में से पकड़ के उसको खा लेते हैं, तो इसके अंदर जितना उससे ज्यादा कंसंट्रेशन आपके अंदर हो। नहीं समझ आ रही बात? अच्छा एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे ये बताओ कि कंसंट्रेशन बढ़ कैसे रहा है या अमाउंट कैसे बढ़ रहा है? छोटी मछली के अंदर इतना है, बड़ी मछली के अंदर बढ़ कैसे गया? शायद तो अंदर जाके रिएक्ट करता ना सर, क्योंकि लार्ज मछली तो पानी में रहती है। तो छोटी मछली के अंदर अमाउंट इतना था 0.9, ये इसके अंदर बड़ी मछली के अंदर बढ़ कैसे गया? सर क्योंकि उन्होंने लार्ज अमाउंट में खाया। ये एक मछली का है, एक मछली, बड़ी मछली क्या एक ही मछली खाएगी? मेरी बात को समझने की कोशिश करो, बड़ी मछली एक ही मछली थोड़ी खाएगी, तो इसलिए 0.9, तो ये इसके अंदर जाके कई बार फिश खाई होगी, इसके बढ़ गया। और पेलिकन बर्ड एक ही बड़ी मछली को थोड़ी खाएगी, कई मछलियां खाएगी, इसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। जू प्लैंकटन वो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, उनको जू प्लैंकटन कहते हैं। ये प्लांट्स हैं, फाइटो मतलब प्लांट्स, जू प्लैंकटन छोटे छोटे एनिमल। तो मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड का नुकसान ये होता है कि नदियों को ना पोल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं, और हमारी हेल्थ को पर भी असर पड़ता है। आपको मालूम है कुछ वक्त पहले जो कोल्ड ड्रिंक्स थी ना, वो बैन कर दी गई थी। क्यों बैन क्यों की बताइए? उनके अंदर जो पानी इस्तेमाल होता है उसमें पेस्टिसाइड मिले थे। जो पानी कोल्ड ड्रिंक्स में इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, उसके अंदर पेस्टिसाइड मिले थे। तो अगर पेस्टिसाइड उसके अंदर पानी के अंदर था, तो वो पानी आप कंज्यूम कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ वो पानी अंदर जा रहा है, तो वो आपके अंदर के हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे। इसलिए देखकर ये बैन किया गया था। है केमिकल फर्टिलाइजर समझ आ गए? केमिकल फर्टिलाइजर वो केमिकल्स हैं जिनकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अहम केमिकल कौन सा है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो प्लांट्स को हवा से मिल जाते हैं। हवा से कौन से मिलते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन। पानी से कौन सा मिलता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बाकी चीजें मिट्टी से मिलती हैं।